Hello students, how are you? I am Sunil Nayati and I welcomes you on the behalf of the Suraj Group of School. Okay, fine. This is my first lecture. Okay, I am going to start the chapter complex number. अब एक्चुअली मैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं रेगुलर बेसिस पर इस पर तुम लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा हमारे सूरज ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर. फाइन. अब ये तो मैं करूँगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है ना. तो आज मैं कुछ बातें पहले करूँगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले. तो सबसे पहले तो आपको रेगुलर विजिट करना है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, आपको पता भी रहेगा कि हम लोगों की कौन कौन सी नई वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक. और लेक्चर को रेगुलर देखना है, ठीक है. हर लेक्चर के अंदर मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा दिस इज द लेक्चर नंबर 1, दिस इज लेक्चर नंबर 2. और हम लोग बिल्कुल जैसे ऑफलाइन मोड में होता है उसी तरह से हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे. टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस है हमारे पास, टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशंस है, टाइम लगेगा, लेकिन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में जेई लेवल तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा. इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ. तो तुम्हारा काम क्या है, आप लोगों का काम ये है कि हम लोग जो अपलोड करेंगे उसको रेगुलर बेसिस पे देखना है, ठीक है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं. फाइन. तो ये तो आप लोगों का काम हुआ. अब तुम लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्यों स्टार्ट किया. बेटा आप सब लोगों को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार आईटी जेई एडवांस में और मेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आता है. और कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में तुम्हें पता है बहुत टफ टॉपिक है. क्यों टफ टॉपिक है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तभी उसको डीप हम लोग अगर स्टडी करें तो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि हम लोगों को 2 चैप्टर आने चाहिए. पहला तो 2D मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब पॉइंट और स्ट्रेट लाइन. अगर हमें पॉइंट और स्ट्रेट लाइन की पूरी नॉलेज है, ठीक है, और साथ में हम लोगों को वेक्टर भी आना चाहिए. अगर हम लोगों को 2D की नॉलेज है और हम लोगों को वेक्टर की नॉलेज है तो फाइनली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ सकते हैं, है ना. तो इसका मतलब 11th में पॉसिबल नहीं होगा कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करना. हम लोगों के लिए 12th में पॉसिबल है, क्योंकि 12th पे 2D की हम लोगों को नॉलेज होती है और वेक्टर का थोड़ा सा आइडिया हम लोगों को लग जाता है ना. एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो केवल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, वो 2D से भी हो जाते हैं और वो क्वेश्चन वेक्टर से भी हो जाते हैं. बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जिनको हम केवल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, हम वेक्टर से भी कर सकते हैं और हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं. ओके, तो इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया. उसके बाद फिर आप लोग मुझे बताएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक अपन वो उठा लेंगे, वो पिक कर लेंगे. ओके फाइन. तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करें, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. चलो क्लास स्टार्ट करें. चलो ठीक है. और बिल्कुल उसी तरह से अपन ऑफलाइन मोड की तरह करेंगे कि पहले मैं थ्योरी के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, कुछ इलस्ट्रेशन लेंगे, है ना, उनको हम लोग उससे गो थ्रू होंगे, ठीक है. लेकिन जो मैंने आपसे कहा है वो जरूर करना है. रेगुलर बेसिस पे हम लोगों को लेक्चर देखते रहना है, ठीक है, और इसके थ्रू हम लोगों को पूरा का पूरा टॉपिक हम लोगों को कवर करते चलना है. ओके, तो स्टार्ट करें फिर. ओके, रेडी हो तुम लोग? ओके चलो स्टार्ट करते हैं. फाइन. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर. फाइन, ठीक है. अब बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर अपर लेवल तक जाएंगे, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर. बेटा इसमें एक वर्ड आ रहा है. कौन सा वर्ड आ रहा है? इसमें नंबर वर्ड आ रहा है. नंबर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले तो नंबर थ्योरी से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको. तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की. तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह से इसमें एक वर्ड आ गया नंबर, ठीक है. इसका मतलब नंबर की तो बात करनी ही पड़ेगी. अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग 11th क्लास की बात करते हैं तो 11th क्लास में, ठीक है, हम लोगों को पता है कि 11th क्लास में हम लोगों के पास जो सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट हम लोग कंसिडर करते थे वो सेट ऑफ रियल नंबर होता था. फाइन. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिख दिया, नेचुरल नंबर, ठीक है, सबसे छोटा सा सेट. उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद हम लोगों के पास क्या हो गया, होल नंबर लिखते, ठीक है. इसके बाद हम लोगों के पास क्या आ गया, रेशनल नंबर, ठीक है. इसका मतलब नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ द होल नंबर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर. फाइन. या रेशनल नंबर, होल नंबर के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीजर भी पुट अप कर सकते हैं, ठीक है. पर मैंने क्या लिख दिया, इंटीजर, और इंटीजर इज द सबसेट ऑफ द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर. अब जब हम लोग 11th क्लास में जब स्टडी करते थे तो हम लोगों को लगता था कि यूनिवर्सल सेट जो है वो रियल नंबर है. ऐसा नहीं है.
एक सेट ऐसा भी है जिसका सबसेट कौन होता है, रियल नंबर होता है। अब वो सेट क्या होता है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय जेड और सी, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ द रेशनल, रेशनल इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ जेड। हम यहाँ पे बीच में इंटीजर भी पुट अप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये तो मैंने बताया कि भाई अब हम लोगों को ये पता है कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइन, ओके। स्टार्ट करें हम आगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, ओके। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, वेयर x इज द रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z होता है, और y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये ध्यान रखना हमेशा, x और y रियल क्वांटिटी है, तो x और y क्या है, बिलोंगिंग टू r, x और y क्या है, x एंड y आर द रियल क्वांटिटी, ठीक। अब आप कहोगे सर इमेजिनरी वर्ड कहां से आता है, इमेजिनरी वर्ड आता है इस आयोटा की वजह से, और आयोटा क्या होता है, रूट ओवर -1 एंड दिस इज कॉल्ड आयोटा। ये आयोटा जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, किसी ग्रीक मैथमेटिशियन ने इसका नाम दिया था, एंड दिस इज कॉल्ड द आयोटा। अब तुम कहोगे कि सर आयोटा का इन्वेंशन क्यों हुआ, क्या जरूरत थी जिससे हम लोगों को आयोटा पढ़ना पड़ा। अरे भाई कोई जरूरत होती है तभी तो इन्वेंशन होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना, ये हम लोगों ने 9th में छोटे के पन में पढ़ा है, ठीक है। तो अब तुम लोगों को पता है कि सर आयोटा कैसे आया होगा। एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं इस पे। एक्चुअली क्या हुआ, जब भी हम लोगों के पास कोई स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी होती है, स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी, इसमें कोई नेगेटिव नंबर आ जाता था, तो सारे मैथमेटिशियन फेल हो जाते थे। क्या बोलते थे कि अरे सर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, इसकी वैल्यूज नहीं आई। तो एक समझदार आदमी था, उसने क्या कहा कि ये प्रॉब्लम तो हमेशा आ रही, और अगर ये प्रॉब्लम हमेशा आ रही है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने जो रूट ओवर वाली क्वांटिटी थी, रूट ओवर -1, इसको एक सिंबल दे दिया, एंड दिस सिंबल इज आई एंड दिस इज कॉल्ड द आयोटा। इसको क्या कहते हैं, आयोटा। अब उससे मजा क्या हुआ, ठीक है, क्या हमारी हेल्प हुई, उससे हमारी हेल्प ये हुई कि अगर मेरे पास -2 है तो मैंने उसको लिख दिया रूट ओवर -1 और रूट ओवर 2, रूट ओवर -3 है तो इसको लिख दिया रूट ओवर -1 रूट ओवर 3। ऐसा करने से हम लोगों को ये फायदा हुआ कि हमारे पास जो क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो रही थी वो सब क्वांटिटी हमने डिफाइन कर दी। इसको मैंने लिख दिया आयोटा रूट 2, इसको लिख दिया मैंने आयोटा रूट 3। तुमने कहा अच्छा सर इसका मतलब स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आएंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अपने आप डिफाइंड हो जाएंगे, फाइन, ठीक है। तो इस ये हेल्प है हम लोगों के लिए, आयोटा इसलिए इन्वेंट हुआ, गॉट इट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब ये मेरे पास क्या हो गया, आयोटा, ठीक है। तो आयोटा का मतलब समझ में आ गया तुम लोगों की कि आयोटा क्यों इन्वेंट हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखें कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, थोड़ा सा और हम कंडीशंस पुट अप करते हैं। जैसे सपोज मैंने पुट अप किया जेड क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई, ओके। अब तुम ध्यान से देखना कि क्यों इसको कहते हैं दिस इज द सुपरसेट ऑफ द रियल नंबर। तुम अगर कंडीशन इसमें पुट अप करो और सपोज आई एम पुटिंग y इक्वल टू 0, मैंने क्या पुट कर दिया, y को 0 पुट कर दिया। अगर y पुट अप करूंगा, ये आयोटा जो होती है यही इमेजिनरी यूनिट होती है बेटा, इमेजिनरी यूनिट। कहीं पे भी किसी नंबर में अगर i नजर आ गया इसका मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब सपोज आई एम पुटिंग y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो तुम ध्यान से देखो अगर y 0 हो जाएगा तो इसका मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है वो गायब हो जाएगा। ये पूरा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया या नहीं हो गया। तो ये इमेजिनरी जो यूनिट है ना वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो ये जो जिसकी वजह से वो इमेजिनरी नंबर बन रहा था वो सारी यूनिट क्या होगी, गायब हो जाएगी, i मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में z इज प्योर रियल, ओके। नाउ अगर मैं सपोज x को 0 कर देता हूं, x को 0 पुट कर दिया, अगर मैं x की वैल्यूज को 0 पुट अप कर दूंगा तो ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, और उस कंडीशन में z क्या होगा, z इज इक्वल टू आयोटा y, और इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, z इज प्योर इमेजिनरी। अच्छा, और अगर y नॉट इक्वल टू 0 होगा, तुमने कहा y नॉट इक्वल टू 0 होगा ना सर, तो उस कंडीशन में
ये वाला पार्ट हम लोगों को नजर आएगा, मतलब आई के साथ कोई कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस जेड को क्या बोलेंगे, जेड इज इमेजिनरी। जब भी किसी नंबर में आपको आई नजर आ जाए तो आयोटा आते ही समझ जाना कि वो एक इमेजिनरी नंबर है। फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं तुम लोगों से ये पूछता हूँ, ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या जो प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी? यस, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। तुम लोगों ने कहा 0 है ना, तो एक छोटा सा नोट पुट अप कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। दुनिया में एक ही ऐसा नंबर है जिसको हम प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी दोनों में कंसीडर करते हैं, ठीक है, और वो नंबर क्या है, 0। तो मैंने एक छोटा सा नोट लिखा, 0 इज प्योर रियल as well as pure imaginary नंबर, ओके। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो प्योर रियल भी है और प्योर इमेजिनरी। फाइन, अब हम चैप्टर को आगे बढ़े, ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हुई, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ आयोटा पे, आयोटा की बात करते हैं, है ना। देखो, आयोटा से पहले मैं एक और छोटा सा नोट लिखता हूँ, तुम लोग बताओ, अगर मेरे पास क्वांटिटी है AB, तो क्या मैं इसको रूटएबल या रूटएबल भी लिख सकता हूँ? बोलो यस और नो, बोलो। तो में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस सर लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, रूटएबल AB को लिख सकते हैं, रूटएबल या रूटएबल। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर, गलत भी हो सकता है। तो ध्यान से देखना, आप अगर स्क्वायर रूट ऑफ AB को लिखते हो रूटएबल A मल्टीप्लाई विद रूटएबल B, ये तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन एटलीस्ट one quantity is positive, one quantity is positive। कम से कम एक क्वांटिटी का पॉजिटिव होना मस्ट। अगर दोनों नेगेटिव होगी या एक नेगेटिव होगी तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तुम सोचो कैसे, एक बात बताओ, सपोज तुम लोगों के पास है रूटएबल, एक है 35 सपोज, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया कि सर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, रूटएबल 35 है, तो सर इसको हम लोग लिख सकते हैं रूटएबल -5 और इसको लिख दिया -7। तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो 35 है। इसको अगर मैंने ऐसा लिख दिया रूटएबल -5 और रूटएबल -7, तुमने कहा हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो सर ये वाली क्वांटिटी आ गई आयोटा रूटएबल 5 और ये क्या हो गया आयोटा रूटएबल 7। फाइन, अब ये आयोटा और आयोटा मिलकर क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर। तो ये वाली क्वांटिटी हो गई आयोटा स्क्वायर और ये क्या होगा रूटएबल 5 रूटएबल 7, और तुम्हें पता है इसको हम लिख देंगे माइनस रूटएबल 35। तुमने कहा अरे सर ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 35 इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 35। ये तो ये हो गया कि x इक्वल टू -x, 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। सर ये क्या बात हुई, तो ये गलत हो गया। इसीलिए मैंने तुम लोगों से कहा कि ध्यान रखना, अगर कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ AB है तो इसका मतलब क्या होता है, रूटएबल A मल्टीप्लाई विद रूटएबल B। लेकिन ये तभी होगा जब A और B में से कम एक क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पक्का है ना। तो दोनों नेगेटिव है या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना नोट, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन तुम लोग गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, रॉन्ग। फाइन, चल आगे बढ़े। अब मैं चलो आयोटा की बात करता हूँ कुछ, है ना। आयोटा पे कुछ प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं आयोटा से। तो आयोटा पे प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आयोटा की प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना। देन आयोटा की प्रॉपर्टीज के बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आयोटा पे, ठीक है। तो मेनली हम लोग आयोटा की अगर प्रॉपर्टी देखें तो नोट नंबर 1 में पुट अप करता हूँ, नोट नंबर 1, ओके। ध्यान से देखना कि नोट नंबर 1 क्या है, ठीक। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आयोटा की पावर 1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, 5 बचा। आयोटा क्यूब देखिए आप, आयोटा क्यूब अगर देखोगे तो ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद आयोटा, इसका मतलब ये क्या होगा माइनस का आयोटा, ठीक है। आयोटा की पावर 4 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद आयोटा स्क्वायर 1। अगर मैं इसके बाद वापस रिपीट करता हूँ तो आयोटा की पावर 5 अगेन क्या आएगा आयोटा, आयोटा की पावर 6 अगेन क्या होगा -1, आयोटा की पावर 7 अगेन क्या आएगा -आयोटा, और आयोटा की पावर 8 अगेन क्या आएगा 1। वापस क्या करेंगे, रिपीट करेंगे।
तो जब भी कोई रिपीटेशन होता है तो हम हमेशा एक जनरलाइज फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जब भी आयोटा की पावर जो है वो 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब आयोटा 4n है, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, इसकी वैल्यूज क्या होगी, इसकी वैल्यूज होगी 1। आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, आयोटा की पावर 4n तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई विद 1 तो आयोटा, आयोटा की पावर 4n प्लस 2, समझ में आया, आयोटा की पावर 4n प्लस 2, इसका मतलब आयोटा की पावर 4n मल्टीप्लाई विद आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4n 1 है, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, आयोटा की पावर 4n प्लस 3, आयोटा की पावर 4n कितना होगा 1 मल्टीप्लाई विद आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा। तो इसका मतलब हम लोगों को ये पता चल गया कि सर अगर आयोटा की पावर का क्वेश्चन है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को बस पावर को देखना है और हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि उसकी जो पावर है वो क्या है। अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा 1। अगर पावर जो है वो 4n प्लस 1 के फॉर्मेट में है तो आंसर क्या होगा आयोटा। अगर पावर 4n प्लस 2 के फॉर्मेट में है तो आंसर क्या होगा -1। और अगर पावर जो है वो 4n प्लस 3 के फॉर्मेट में है तो आंसर क्या होगा माइनस आयोटा। फाइन, तो इसका मतलब आयोटा की कोई भी पावर, ठीक है, चेकआउट क्या करना है कि वो 4n है या 4n प्लस 1 है या 4n प्लस 2 है या 4n प्लस 3, और अगर हमें आइडेंटिफाई हो गया तो भाई ये 4 आंसर है, इन्हीं चारों आंसर में से कोई आंसर होगा। फाइन बेटा, ठीक। नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड हम लोगों के पास होता है आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। फाइन, और इसकी वैल्यूज जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। फाइन, अब तुम लोगों ने कहा कि सर ठीक है आप कह रहे हैं सही होगा कि 0 के इक्वल होता है, लेकिन क्यों होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक, तो ये क्या है आयोटा की पावर n, दिस इज आयोटा की पावर n प्लस 1, अगेन आयोटा की पावर n प्लस 2 एंड आयोटा की पावर n प्लस 3। क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा की पावर n इज द कॉमन क्वांटिटी, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, दैट इज आयोटा की पावर n, दिस इज 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, तो फाइनली इसकी वैल्यूज क्या होगी 0। तो इसका मतलब दो रूल हम लोगों ने डेवलप कर ली, एक तो आयोटा की पावर n की वैल्यूज क्या होती है, और दूसरा अगर आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर है कोई भी है उनका सम करेंगे तो सम हमेशा क्या आता है 0 के इक्वल आता है ना। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। तो कभी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम करेंगे आयोटा की तो वैल्यूज क्या होगी, तो वैल्यूज इज इक्वल टू 0। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइन बेटा, चलो स्टार्ट करें हम लोग कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और वो क्वेश्चन मैं किस पे लिख रहा हूँ, आयोटा पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप आराम से देखो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पुट अप कर रहा हूँ, आराम से देखिएगा, ठीक। एग्जाम्पल, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा आयोटा की पावर 19, ठीक है, प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस वन, आयोटा की पावर 19 प्लस आयोटा की पावर 25, है ना। अब हम लोगों को क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को ये करना है, ठीक है, कि सबसे पहले 19 को देखो। तुमने कहा 19 जो है वो सर 16 प्लस 3 है, आयोटा की पावर 16 क्या हो जाएगी, 16 इज द मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इसका मतलब वैल्यूज क्या होगी, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं आयोटा की पावर 19 को आयोटा क्यूब लिख दूं, चलो इसको अभी मैंने लिख दिया आयोटा क्यूब, क्यों, क्योंकि इसको लिखूंगा 16, ठीक है, प्लस 3, या फिर 4k प्लस 3 का फॉर्मेट है सर, 4k प्लस 3 का फॉर्मेट, तो हम लोगों को पता है आंसर क्या आएगा माइनस आयोटा, फिर भी चलो मैंने आयोटा क्यूब लिख दिया। ये क्या हो गया 1 अपॉन आयोटा की पावर 25, 24 प्लस 1, आयोटा की पावर 24 क्या होगा 1, क्योंकि 24 इज द मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये क्या हो गया आयोटा का होल स्क्वायर। बेटा जब भी आयोटा होता है ना तो हम कंफर्टेबल कब होते हैं, जब वो आयोटा न्यूमरेटर में आ जाए। तो हमेशा कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो क्या करते हो, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी आयोटा क्यूब, ये क्या होगा आयोटा, ये क्या होगा आयोटा स्क्वायर, ये क्या होगा क्यूब। फाइन बेटा, आयोटा क्यूब की वैल्यूज क्या होगी, जल्दी से बोलो, माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर माइनस 1, अगेन माइनस आयोटा का स्क्वायर, दैट इज -2 आयोटा स्क्वायर,
That value is equal to 4 iota square. Answer is -4. सेकेंड क्वेश्चन पे है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को? सेकंड मैंने लिखा आप लोगों के लिए समेशन n is varying 1 to 4n plus 2, ठीक है, दिस इज आयोटा की पावर n। इसकी वैल्यूज हम लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना, ठीक। अब ध्यान से देखना, मैंने लिखा सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है? तुमने कहा सर सिग्मा हमें पता है, सिग्मा मतलब एडिशन ऑफ टर्म्स। तो आप लोगों ने कहा सिग्मा का मतलब एडिशन ऑफ टर्म्स होता है। सर n इज द वेरिएबल, n की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, फर्स्ट पुट 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या पुटअप करना है, 4n plus 2। फाइन बेटा, अब इसका सम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तुमने कहा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज आयोटा, फिर क्या होगा आयोटा स्क्वायर, दैट इज आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट में मैंने लिखा आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n plus 1 और आयोटा की पावर 4n plus 2, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आयोटा की पावर 4n तक कॉन्जुगेटिव पावर है। तो मैं कहा सर बिल्कुल कॉन्जुगेटिव पावर है ना। और साथ में अगर मैं 4 ठीक है टर्म्स के पैकेट बनाता हूँ, बंडल बनाता हूँ, तो क्या बंडल कंप्लीट हो जाएंगे आयोटा की पावर 4n तक 4 के साथ। तो यहाँ सर 4 का मल्टीपल आ रहा है ना, तो अगर हम इसके बंडल्स बनाएंगे तो कितने बंडल बन जाएंगे, n बंडल बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, 4 टर्म वाले। तो अगर मैंने इसको एक बंडल कंसिडर कर लिया, फिर नेक्स्ट को बंडल कंसिडर कर लिया, फिर बंडल कंसिडर कर लिया, कितने टर्म्स कंसिडर कर रहा हूँ, 4 टर्म्स, ठीक है। ये भी क्या कर रहा हूँ 4 टर्म्स, ये भी क्या कर रहा हूँ 4 टर्म्स, ठीक है। तो कितने बंडल बन गए, n बंडल बन गए, n बंडल बन गए। और हर बंडल की वैल्यूज क्या होगी 0, क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने अभी अभी किया था कि अगर कभी भी आयोटा की 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स आएंगी तो उनकी वैल्यूज क्या होगी 0। तो फर्स्ट बंडल की वैल्यूज क्या होगी 0, सेकंड बंडल की वैल्यूज क्या होगी 0, ऐसी लास्ट में जो nth बंडल बनेगा उसकी भी वैल्यूज क्या होगी 0, सब 0 हो गया। तो तुमने कहा सर ये होगा 0 0 एंड सो ऑन 0। सर लास्ट वाले के बारे में बात करें क्योंकि ये दोनों टर्म आपने पार्टिसिपेट नहीं करवाए थे। अब आयोटा की पावर 4n plus 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा लिख, और आयोटा की पावर 4n plus 2 को क्या लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर। तो ये वाली क्वांटिटी 0, ये क्या होगा आयोटा, ये क्या होगा -1। तो आंसर क्या हो गया -1 प्लस आयोटा। फाइन, चलो बच्चों दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो अपन ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ये फर्स्ट लेक्चर था, मेरा भी एक तरह से फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने आज चैप्टर कंप्लीट किया, आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फाइन। और चैप्टर को वापस यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ओके। और रेगुलर रहना, देखते रहना, नोट्स कंप्लीट करना, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय।